चलो स्टार्ट किया जाए। सो लास्ट क्लास में हमने रेडियो एक्टिविटी के कुछ न्यूमेरिकल उठाए थे और कुछ बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स उठाए थे जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आते हैं। तो हमने ये बताया था कि एक एविडेंस वाला प्रॉब्लम है और एक काइनेटिक एनर्जी वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक तुम्हारा एटॉमिक मासेस और न्यूक्लियर मासेस में थोड़ा कंफ्यूजन वाला प्रॉब्लम है, ये भी हमने आपको बताया है करके, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने आखिरी में ये सवाल करवाया था। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। एग्जाम में ये लोग आएंगे, ठीक है, आते हैं। मतलब जब आपको एक टफ पेपर मिलने वाला है तो उस टफ पेपर में आप मान के चलिए न्यूक्लियस से एक हैवी सवाल उठा के देने वाले हैं तो, ठीक है। तो देयर आर मोर चांसेस कि उसमें सवाल बने। चल, अब मुझे कुछ एक आध न्यूमेरिकल और आपको कराने हैं, मैं वो भी आपको करवाता हूँ। देखिए जरा। अब मान लीजिए कि मैंने ये न्यूमेरिकल आपके सामने रखा है। देखेंगे इसको, क्या है ये। जैसा कि मैं कल डिस्कस भी कर रहा था, एक ये वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को देख लीजिए, कई सारे न्यूमेरिकल एक ही बार में आपको समझ में आ जाएंगे इससे रिलेटेड, इस कैटेगरी के, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, इसने कहा कि द क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन, the Q value of a nuclear reaction. Capital A plus B is equals to capital C plus small d, ठीक है। और इज डिफाइंड बाय Ma प्लस Mb माइनस Mc माइनस Md। ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कोई नई बात नहीं, पता है ये बात, ठीक। इन्होंने कहा कि आपको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन फ्रॉम दी गिवन डेटा द क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। आपको क्यू वैल्यू निकालनी है तो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन की, एंड स्टेट वेदर द रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक एंड तुम्हारे पास एंडोथर्मिक। अब ये क्या चक्कर है, ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में क्या है। सिंपल सी बात है, अपन लोग एनर्जी निकालेंगे, पॉजिटिव आ जाएगी, है ना, क्योंकि हम लोग क्यू इधर की तरफ लिखते हैं, है ना, तो राइट साइड पे, ठीक है, निकालेंगे और पुट कर देंगे। अब देखो, यहाँ पे ये दे रखा है तुम्हारे पास एटॉमिक मासेस आर गिवन टू बी। ये एटॉमिक मासेस तुमको गिवन है, ना कि तुमको ये न्यूक्लियर मासेस गिवन है, ठीक है। एटॉमिक मासेस से क्या मतलब हुआ कि देखो, अगर मैं ये तुम्हारे पास ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ये तुम्हारे पास जो है ऐसे लिख रहा हूँ, और अगर मैं तुम्हारे पास ये इसको मैं तुम्हारे पास ऐसे लिख रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो है तुम्हारे पास न्यूक्लियर मास है और ये वाला तुम्हारे पास जो है एटॉमिक मास है। लेकिन आप कहोगे कि देखो एटॉमिक मास लिखा हुआ है और एन नहीं लगाया हुआ है, बात तो सही है, ठीक है। वो तो क्वेश्चन है, अपने हिसाब से जो मन चाहे करे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि एटॉमिक मासेस इसने लिख करके दे दिया, उसका मतलब है कि ठीक है, कोई बात नहीं, एटॉमिक मासेस का यहाँ पे है। तो इसने कहा कि न्यूक्लियर मासेस पे वो एन लगा के देते नहीं है, एटॉमिक मासेस उन्होंने यहाँ पे लिख करके दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है, करेंगे कैसे। इसने कहा कि चलो, दो पार्ट दिए हुए हैं, मैं आपको एक पार्ट करवाता हूँ, एक पार्ट आपको अपने आप सॉल्व करना, ठीक है। पहला पार्ट इसने कहा है कि वन तुम्हारे पास H1 प्लस तुम्हारे पास 1H3, ठीक। और फिर तुम्हारे पास ये 1H2, ये तुम्हारे पास 1H2, और तुम्हारे पास कितना 1H2, ठीक है। ये तुम्हारे पास कुछ रिएक्शन हमको देख के रखी गई है, ठीक है। हम लोग को अगर Q वैल्यू लिखनी है, ठीक है, Q वैल्यू हम लोग को लिखनी है, तो ध्यान दिया जाए, जब आप Q वैल्यू लिखेंगे तो आप न्यूक्लियर मासेस लिखेंगे। जब आप Q वैल्यू लिखेंगे तब आप जो है न्यूक्लियर मासेस को मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे 1H1 और 1H3 के मासेस को, फिर हम माइनस करेंगे, फिर हम लिखेंगे मास न्यूक्लियर मासेस हमारे पास 1H2, ठीक है, प्लस हमारे पास ये न्यूक्लियर मासेस 1H2, ठीक है। अब एक बात ज़रा समझिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको लिख देते हैं। वो भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए लिखिएगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये तुम्हारे पास इनटू तुम्हारे पास कितना, इनटू तुम्हारे पास जो है ये कितना, ये तुम्हारे पास C², ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस वी हैव दिस पर्टिकुलर मासेस एज द न्यूक्लियर मासेस है हमारे पास, इसमें करके, ठीक है। एक काम करते हैं कि न्यूक्लियर मास तुम्हारे पास 1H1 को ऐसे लिखते हैं कि तुम्हारे पास
एटॉमिक मास 1h1, ओके 1h1। अब सिंपल सी बात है, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि हाइड्रोजन वाला पार्ट है, न्यूट्रॉन नहीं होता है इनके पास, इनका जो प्रोटॉन है वही इलेक्ट्रॉन, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है ये निकालना है तो माइनस ऑफ तुम्हारे पास Me कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, न्यूक्लियस का मास निकालने के लिए एटम में से इलेक्ट्रॉन का मास उड़ाने का है। कितने इलेक्ट्रॉन उड़ाने का है ये तुम जानो। क्यों? क्योंकि भाई तुमको सामने दिख रहा है ना कौन सा वाला है, तो तुम ही तो लिखोगे। Mn तुम्हारे पास 1h3 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास m ऑफ 1h3, ठीक है। कितने तुम्हारे पास, एक तुम्हारे पास उड़ा देंगे। इसने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही है, ये तो लिख सकते हैं इसको लोग यहाँ पे। इन्होंने कहा कि ठीक है। सेम तरीके से तुम्हारे पास 1h2 पे लिखा, और जो m तुम्हारे पास ये हो गया 1h2 माइनस तुम्हारे पास कितना Me, और उसके बारे में दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी लिख चुके हम लोग, ठीक। इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि काम करते हैं, ये हमारे पास जो इक्वेशन थी इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और हम उसमें पुट करते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, तो Q वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, ठीक। इसने कहा कि हम न्यूक्लियर मासेस की जगह एटॉमिक मासेस वाले लोग लेकर के आएंगे। M ऑफ 1h1 माइनस तुम्हारे पास Me प्लस M ऑफ 1h3 माइनस ऑफ तुम्हारे पास Me, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगा, M ऑफ 1h2 है तुम्हारे पास 1h2, ठीक है, माइनस ऑफ तुम्हारे पास Me प्लस M ऑफ 1h2, ठीक है, माइनस ऑफ तुम्हारे पास Me, ठीक है। ये आ गया इनटू तुम्हारे पास जो है c²। ये वैल्यू हमने यहाँ पे, ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। ये माइनस Me, ये माइनस Me, ये हो गया होगा 2Me, ये माइनस Me, ये माइनस Me, ये हो गया होगा 2Me, ठीक। समझिएगा जरा, मैंने लिखा M ऑफ 1h1, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास M ऑफ 1h3 माइनस ऑफ 2Me, ठीक है, माइनस ऑफ तुम्हारे पास M ऑफ 1h2, ठीक, माइनस ऑफ M ऑफ 1h2, और ये हो गया माइनस Me, माइनस Me मतलब 2Me, ठीक है, इनटू तुम्हारे पास कितना, इनटू तुम्हारे पास जो है ये c², ठीक। अब आप कहोगे ले करने का फायदा क्या हुआ भाई, 2Me यहाँ पे थे, 2Me यहाँ पे थे, दोनों कट गए। इससे अच्छा तो आप कुछ करते ही नहीं, आप डायरेक्टली वैल्यू लिख देते, किसी को क्या पता लगता। अरे किसी को क्या पता लगता, सीधा पता कर लेता भाई, तुमने न्यूक्लियस मास समझ करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और ढाके मार्क्स काट लेता तुम्हारा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है ना, ये साफ साफ लिख के बोल रहा है एटॉमिक मासेस आपको दिखाना पड़ेगा भाई, आपको दिखाना पड़ेगा कि हम पहले न्यूक्लियस मासेस को एटॉमिक मासेस में कन्वर्ट किए, कन्वर्ट करने के बाद हमारे इलेक्ट्रॉन कट गए, और कट जाने के बाद हमने सॉल्व किया। बात समझिएगा, ये नहीं कि कट गए चलो अच्छा हुआ बहुत बढ़िया हुआ, दिखाने की जरूरत भी क्या थी, दिखाया ही नहीं, और उठा करके यही इक्वेशन लिखी और जाकर के वैल्यू पुट करके चले आए, ये मत करिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसने तुम्हारे पास न्यूक्लियस मासेस की जगह एटॉमिक मासेस के फॉर्म में लिख दिया। अब हम बड़े आराम से वैल्यू लिख दें जो जो हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो इसने कहा क्या क्या वैल्यू है, इसने कहा कि एक तो तुम्हारे पास 1h1 1h3 है ना, 1h2 1h2। अब उसको कहोगे तुम 1h1 की वैल्यू तो सर इसने दी नहीं, 1h1 का मतलब भैया प्रोटॉन, राइट। तो तुम्हारे पास 1, तुम्हारे पास h1, इसकी वैल्यू तुम्हें दी जाएगी, ठीक है, एग्जाम में दी जाएगी, इतने एक तुमको निकालनी पड़ेगी 1.007825 तुम्हारे पास दी। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, तो ये कितना आ गया 1.007825, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास कितना 1h3 3.016049 माइनस तुम्हारे पास, ठीक है। अब ये तो कितना है 2.04, ठीक है, 102 माइनस 2.014102 इंटू तुम्हारे पास क्या 931 MeV लिख दीजिए डायरेक्टली, ठीक है। इस स्टेज पे आप जाकर के जैसे ही आप वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, आपको पता लगेगा कि इनकी जो वैल्यू आई है वो माइनस में आई है, और वो आई है 4.06 मिलियन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या नाम है नेगेटिव आई है, तो सिंपल सी बात है एनर्जी रिलीज ना हुई होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन,
ओके, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे करना पड़ेगा। बात समझ में आई सभी लोग को? किसी को दिक्कत तो नहीं है? सेकंड पार्ट कैसे करोगे? सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल इसी तरीके से इक्वेशन पूरी लिखेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह लिखेंगे, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रह गया, है ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रह गया तो ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन रह गया तो उसको सॉल्व किया जाएगा, और अगर नहीं रह गया तो फिर बहुत बढ़ गया, ठीक है, इस तरीके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है सभी लोगों को? बात समझ आई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको छोड़ करके मत चले जाइएगा कि एनसीईआरटी, ये सब एनसीईआरटी के सवाल है जो मैं भी लेटेस्ट आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे एनसीईआरटी के सवाल हैं। एडिशनल एक्सरसाइजेज में जो सवाल हैं उनके थोड़े से चांसेस कम होते हैं आने के, लेकिन जो मेन एक्सरसाइज सवाल हैं उनसे सवाल हो सकता है हूबहू उठा के कॉपी करके दे दे, ठीक है। तो हो सकता है कि तुमसे यही पूछ ले कि सारी वैल्यूज दे दे और तुमसे कह दे कि भैया ये फलानी रिएक्शन है, बताओ इसकी क्यू वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी लोग को? इस तरीके से सवाल यहाँ पे। अगला देखते हैं। अगला सवाल मेरे ख्याल से शायद एक ही बचा है, ज्यादा नहीं बचे हैं। ये वाला, ये तो हो गया। 22, हाँ ये वाला, हाँ एक ये वाला सवाल देखो, ये भी एक अच्छा सवाल है, मतलब गुड कैटेगरी क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि कॉइन है सर, ठीक है, जिसका मास 3 ग्राम है, ठीक है। कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स, ठीक, सारे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। First, for simplicity, assume that the coin is entirely made of 29 Cu63 atoms of mass इतना। उसने कहा ठीक है, इसका मतलब कॉइन जो है वो मेरा किसका बना हुआ है? वो मेरा बना हुआ है 29 तुम्हारे पास Cu और 63 का बना हुआ है। इसने कहा ओके ठीक है। तो इसने कहा कि एग्जैक्टली क्या निकालना है? इसने कहा कि एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स। ये हम लोगों ने पढ़ा बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। बाइंडिंग एनर्जी क्या थी? इसने कहा कि जब न्यूक्लियॉन्स जाकर के कंबाइन करते थे ना, तो कंबाइन करने पे वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर दिया करते थे, उसे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते थे। और बाइंडिंग एनर्जी को और कैसे डिफाइन किया गया? उसने कहा द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उनको तोड़ दो और उनको बहुत दूर रख दो ताकि वो दोनों आपस में किसी भी तरीके का इंटरेक्शन ना कर पाए। इसने कहा हाँ हाँ बात तो सही है। इसने कहा इसका मतलब है कि यहाँ पे पहले हमको निकालना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। उसने कहा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ तुम्हारे पास वन न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ तुम्हारे पास वन न्यूक्लियस ऑफ 29 तुम्हारे पास Cu63 को निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसने कहा ऑल, इसने कहा ऑल, ऑल का क्या मतलब हुआ? इसने कहा कि देखो 63 ग्राम तुम्हारे पास कॉपर वाले पार्ट में Na बोले तो 6.023 इंटू 10 की और 23 एटम होंगे। कहोगे हाँ होंगे। तो इसने कहा कि 3 ग्राम की सिक्के में कितने होंगे? जगह निकाल लेते हैं। इसने कहा कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम इंटू 3 अपॉन तुम्हारे पास 63 तो 320 बन जा, ठीक। यहाँ पे हमने निकाला, इसने कहा ठीक है, तो यहाँ पे से निकाला तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम निकल के आया। इसने कहा ये आ गया तुम्हारे पास 2.868 इंटू 10 की पावर 22 तुम्हारे पास जो है एटम्स, ठीक। इसने कहा ठीक है, अब हर एटम के पास अपना न्यूक्लियस रहेगा। तो इसने कहा कि एक काम करते हैं, अगर हम एक न्यूक्लियस की निकाल लें तो हमको पता लग जाएगा इतने एटम्स है और तुम्हारे पास इतने न्यूक्लियस है, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो हमको पता लग जाएगी। इसने कहा हाँ बात तो सही है। तो इसने कहा कि लाओ भाई करते हैं जरा। अब इसने कहा कि ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस निकालनी है, तो हम अपना फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है अपना? फॉर्मूला ये कहता है तुम्हारे पास कि अब मुद्दा ये है कि इनकी वैल्यूज तुम्हारे पास कहाँ है। इसने कहा कि तुमको इसकी तो वैल्यूज दे ही दी है ना, 62.92960। बाकी लोग की निकाल लेते हैं। Z तुम्हारे पास MP, ठीक है ना, Z तुम्हारे पास MP, A माइनस Z तुम्हारे पास जो है MN माइनस तुम्हारे पास M, ठीक, इनटू तुम्हारे पास कितना C स्क्वायर ये होता है।
इसने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ कितने हैं, उसने कहा 29। इसने कहा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ कितने हैं, इसने कहा 63 माइनस तुम्हारे पास जो है 29, ये कितना बचा। इसने कहा कि 63 माइनस तुम्हारे पास 30 होता है तुम्हारे पास 33, ये होता है तुम्हारे पास 34। ठीक है, अब मास ऑफ द प्रोटॉन की वैल्यू हमको दी जाएगी सवाल में, कभी भी परेशान मत होइएगा, हमेशा देंगे ये लोग। ठीक है, 1.00783 ले लेते हैं राउंड ऑफ करके कुछ वैल्यूज। ठीक है, मास ऑफ द न्यूट्रॉन ले लेते हैं 1.00867 ले लिया। ठीक, हमने कहा ठीक है भाई, अब कोई दिक्कत नहीं। अब हमने बाइंडिंग एनर्जी को निकालना शुरू करा। ठीक, तो इसने कहा कि ये तुम्हारे पास ZMP मतलब कि 29 इंटू 1.00783। ठीक है, प्लस तुम्हारे पास A माइनस जेड ऑफ Mn दैट इज 34 इंटू 1.00867 माइनस तुम्हारे पास M वैल्यू कितनी है 62.926, 62.926 929 तुम्हारे पास 60। ठीक है, ये सब लोग AMU में इंटू 931 तुम्हारे पास जो है MEV। ठीक है, यहीं पे लिख दिया करना। ठीक है, जब भी अगर सवाल है तो यहीं पे उठा के लिख देना। ठीक है, अच्छा, तो 551 तुम्हारे पास मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया एक न्यूक्लियस को तोड़ करके उसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन को इधर उधर रखने के लिए। इसने कहा कि ठीक है, अगर एक न्यूक्लियस को तोड़ करके इधर उधर उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को रखने के लिए बहुत दूर दूर, ताकि वो लोग आपस में इंटरेक्शन ना कर पाए, तो बड़े आराम से 3 ग्राम के सिक्के पे जितने एटम्स उनको बुला लो। उन्होंने कहा ठीक है, 2.82 पॉइंट हमारे पास जो है 868 2.868 इंटू 10⁻²2, बताओ कितनी एनर्जी निकलेगी। तो y की वैल्यू हो गई 551.05 तुम्हारे पास 32 इंटू 2.868 इंटू 10⁻²2। y की वैल्यू हम लोगों ने निकाली और ये वैल्यू निकल के आती है 1.582 इंटू 10⁻25 MeV। इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हारे पास निकलने वाली। ठीक है, आई मतलब लगेगी तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते कि यही सवाल आते हैं और इतने ही आएंगे, नहीं आएंगे। अब देखा जाए अपने एनसीईआरटी में देखोगे तो बहुत समय से इनके नाम में नहीं आए हैं। ठीक है, अब हो सकता है अब आ जाए, हो सकता है इनके कुछ एप्लीकेशन बेस्ड आ जाए, तो कुछ कह नहीं सकते कि नहीं आएंगे। वैसे तो ट्रेंड में नहीं है, मतलब चलन में नहीं है अब ये लोग। ठीक है, इनका फैशन जा चुका है। ठीक है, लेकिन अब पता नहीं इनका फैशन वापस आ जाए। हाँ बेटा, तो यहाँ पे जो मास दिया है वो एटॉमिक मास ही है। नहीं, जब तक वो हमको एटॉमिक मास बोलेगा नहीं तब तक हम उसको न्यूक्लियर मास मान के चलेंगे। ठीक है, जब तक हमको वो यस। बोलेगा नहीं तब तक अपन लोग एटॉमिक मास मान के चलेंगे, या तो फिर बोल के दे दो भाई तो फिर हम मान लेते हैं। ठीक है, चल, तो बात आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, इस तरीके से हमने सवाल कर लिया। तो ये तो हो गया लगभग लगभग न्यूमेरिकल का पोर्शन, जहां तक मुझे जो लगता है। जो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल जो मुझे करवाने थे, हेवी न्यूमेरिकल, वो मैंने लगभग करा दिए। अब छोटे मोटे न्यूमेरिकल हैं हल्के फुल्के, एक एक नंबर वाले, वो मैं आपको कराता रहूँगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट थिंग जो मुझे आपको पढ़ानी है वो है आपको न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह पढ़ाना है। ठीक, अब देखते हैं जरा कि क्या है न्यूक्लियर रिएक्शन में। अब न्यूक्लियर रिएक्शन वाला पार्ट थ्योरेटिकल है। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बहुत न्यूमेरिकल नहीं आएगा, थ्योरेटिकल पार्ट है और बहुत बोरिंग भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं जरा। सो नेक्स्ट है तुम्हारे पास नेचुरल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक, अब इसने कहा कि ठीक है, अब जरा देखते हैं कि भाई नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है। समझिएगा जरा, थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, कहानी ऐसा लगेगा आपको, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ठीक है, ये सब चलता रहेगा। देखो भाई, अब इसने कहा कि क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। इसने कहा कि सबसे पहले बात करते हैं कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है। इन्होंने कहा कि द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। इन्होंने कहा कि फिनोमिना ऑफ
spontaneous emission, phenomena of spontaneous emission of alpha beta and gamma rays from the nuclei of naturally occurring isotopes is called नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इसको बोलते हैं तुम्हारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इसके बारे में तो पढ़ के आए हैं अभी रेडियो एक्टिविटी में कि यार रेडियो एक्टिविटी में क्या था ना कि अल्फा बीटा गामा रेस तुम्हारे पास निकल रहे थे और उस तरीके से हम लोग जो है उसका डीके पढ़े। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा कि साइंटिस्ट ने सोचा कि यार नेचुरल रेडियो एक्टिविटी तो हो ही रही है, तो क्या हम जबरदस्ती कुछ करा सकते हैं? इसने कहा नहीं, आपने तो कहा था कि हम कुछ नहीं कर सकते रेडियो एक्टिविटी का। अरे तो हमने ये कहा था कि हम रेडियो एक्टिविटी को लेकर ये बोल रहे थे कि हम इसको ये नहीं कह सकते कि हमने रख दिया चलो अपने आप स्टार्ट हो जाओ। अगर हम कुछ जबरदस्ती इसके साथ करें, जबरदस्ती का मतलब कुछ बम्बार्डिंग क्या नाम है विद सम पार्टिकल्स अगर हम लोग करें तो शायद कुछ मामला बन सकता है। तो उसने कहा कि ठीक है, इसका मतलब हम करने जा रहे हैं तुम्हारे पास जो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। और ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का मतलब हुआ मैन मेड एक्टिविटीज, है ना। सिंपल सी बात है, इस दुनिया में दो तरीके की एक्टिविटी होती है, एक होती है नेचुरल, एक होती है तुम्हारे पास मैन मेड। ठीक है, और तुम खेती वगैरह में भी देख रहे होगे कि भाई खेती वगैरह में कई सारी चीजें आ गई हैं, ऑर्गेनिक खेती और दुनिया भर की खेती, है ना। तो बहुत सारा चीजें मैन मेड अब प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि जब नेचुरली कोई चीज हो रही है तो शायद हम लोग उसको कुछ कर पाए और शायद हमें कुछ मिले। ठीक है, अब एनर्जी हार्नेसिंग के लिए तो हमेशा पूरा विश्व तैयार है, कुछ भी ऐसा मिले जिससे एनर्जी मिल रही है ना, तो उसको अपन लोग करेंगे। तो यही उन्होंने भी सोचा। उन्होंने क्या बोला कि फिनोमिना ऑफ inducing radioactivity phenomena of inducing radioactivity in certain stable nuclei by bombarding them with suitable high energy particles with suitable high energy particles ठीक, इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। इसे हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। इसका मतलब आने वाले जो अपन लोग फिजन पढ़ने वाले हैं, फ्यूजन पढ़ने वाले हैं, उसमें इन्हीं लोगों के बारे में जिक्र करा जाएगा। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जरा देखते हैं। इन्होंने कहा क्या मतलब, इन्होंने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। इन्होंने कहा कि देखो जैसे बोरॉन है हमारे पास, बोरॉन का कोई आइसोटोप उठाया अपन लोगों ने, इस पे अपन लोगों ने 2He4 तुम्हारे पास बॉम्बार्ड किया। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, अभी तक ये कह रहे थे कि हम अल्फा डीके करेंगे, हम बीटा डीके करेंगे, हम गामा करेंगे, है ना। तो डीके का मतलब है जब डीके हो गए तो ये लोग पैदा होंगे। इस बार हम इनको पैदा नहीं कर रहे हैं, इस बार हम इनको पहले से लेकर के आ रहे हैं और अपने टारगेट न्यूक्लियस पे तुम्हारे पास हिट मार रहे हैं। इसने कहा ठीक है, जब इसने आपने हिट मारा तो क्या हुआ, 5 और 2 तुम्हारे पास 7, और ये हो गया तुम्हारे पास क्या, नाइट्रोजन। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारे पास 13, और ये हो गया तुम्हारे पास क्या, 0 and 1। तो इन्होंने कहा कि एक बहुत खतरनाक शख्स पैदा हो गया और इस खतरनाक शख्स का नाम है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इतना खतरनाक है, न्यूट्रॉन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। न्यूट्रॉन अभी पूरी की पूरी एटम बम और हाइड्रोजन बम में जाकर के इन्वॉल्व हो जाएगा। यही सबसे बड़ा कारण है एटम बम के प्रिंसिपल के लिए, जिसके लिए अभी हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रीडर रिएक्टर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कैसे है आगे आने वाले समय में आपको मिलेगा। ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है, जब ये तुम्हारे पास न्यूक्लियस पैदा हुआ, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास न्यूट्रॉन सॉरी नाइट्रोजन जो है ये तुम्हारे पास गया C6 तुम्हारे पास 12 में,
और इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास यहाँ पे आया, और ये तुम्हारी ये सॉरी पॉजिट्रॉन है, और ये आया तुम्हारे पास न्यूट्रिनो। इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी तो अचीव करनी है, ठीक है। अभी स्टेबिलिटी के बारे में क्या बात है मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या रहा, इन्होंने कहा कि जैसे ऐसे समझो कि तुम्हारे पास अल्युमिनियम के साथ गए, ठीक है, और अल्युमिनियम के साथ हमने बॉम्बार्डिंग करी, ठीक है, 2He4 की अल्फा पार्टिकल की, तो एज अ रिजल्ट हमको क्या मिला, हमको मिला तुम्हारे पास 13P, ये कोई 31, ये हो गया तुम्हारे पास 30, और ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ये हो गया तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक। फिर इन्होंने कहा कि 13P तुम्हारे पास जो है 13, ये 15 होगा, 15 तुम्हारे पास P तुम्हारे पास जो है 13, ठीक। ये फिर तुम्हारे पास 2 का, और या 14 तुम्हारे पास सिलिकॉन, और ये कितना आ जाएगा, ये है तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी पॉजिट्रॉन, ये तुम्हारे पास न्यूट्रिनो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 13, ये वैल्यू आ गई। ये तुम्हारे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब ये बॉम्बार्डिंग होती है तो कुछ इस तरीके से होता है। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि ये बॉम्बार्डिंग हुई, नेक्स्ट इस पर शख्स आता है जिसका नाम है न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, एंड केमिकल रिएक्शन। एक तुमसे सवाल पूछ सकते हैं, स्टेट ओनली वन अंडरलाइंग डिफरेंस, ठीक है, वन मेन डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड तुम्हारे पास जो है केमिकल रिएक्शन। तो मैं आपको उसका आंसर दे देता हूँ, ठीक है। ये सवाल आ सकता है, जैसे मान लो तुमसे कहीं अगर न्यूक्लियाई के चैप्टर में सवाल आया हो, तो वो क्या नाम है रिलेटेबल क्वेश्चन पूछ सकते हैं साथ में। ऑल्सो राइट डाउन वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड द केमिकल रिएक्शन। अगर ऐसा वो तुमसे पूछे तो तुमको क्या बताने का है, ठीक है। चलो पहले तो हम जरा जान लें कि ये लोग हैं कौन, ठीक है, क्या है इनका काम, ठीक है। इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हम जो है न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में कुछ लिखना चाहेंगे कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है। इसने कहा कि एक ऐसी रिएक्शन, अ रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स रिएक्शन which involves the a reaction which involves the change of stable nucleus, the change of stable nucleus, the change of stable nucleus of one element into nucleus of other element into nucleus of other element into nucleus of other element is called nuclear reaction, is called nuclear। तुम कहोगे ये तो हमको पता था, जब वो क्या नाम है जाएगा बम्बार्ड करेगा तो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस से चेंज हो गई होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ वही चीज इसने लिख दी उठा करके, ठीक। इन्होंने कहा ठीक, तो इसने कहा कि इट इज मेनली डन बाय, इट इज मेनली डन बाय बॉम्बार्डिंग बाय, it is mainly done by bombarding high energy particles, right? So high energy particles की bombarding की वजह से ये काम पूरा का पूरा जो है किया जाता है। इन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अ, अगर हम लिखें इस न्यूक्लियर रिएक्शन को, तो अभी अभी जैसे हमने आपको लिख के दिखाया ही था, ठीक है। हम आपको एक आध एग्जाम्पल और देते हैं। 2 तुम्हारे पास He4, और ये आ गया तुम्हारे पास 8O तुम्हारे पास 17, और ये आ गया तुम्हारे पास 1H1, ठीक। इसने कहा कि ठीक है भाई, इन्होंने कहा कि क्या है जरा बताइए कौन क्या है, किसको क्या बोलते हैं। इन्होंने कहा कि सर अगर मैं इस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन लिखूं साथ में तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि मैं आपको क्लियरली बता पाऊंगा कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। इसने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कैपिटल ए प्लस तुम्हारे पास स्मॉल ए, कैपिटल बी प्लस तुम्हारे पास स्मॉल बी प्लस तुम्हारे पास बी, ठीक है। इसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा इनका क्या नाम है, इन्होंने कहा इनका नाम है टारगेट न्यूक्लियस, ठीक है। याद है हम लोगों ने पहले पेरेंट न्यूक्लियस पढ़ा था, है ना, डॉटर न्यूक्लियस पढ़ा था। अब यहाँ पे थोड़े से नाम चेंज हुए, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में आकर के, ठीक है। और क्यों क्यों चेंज हुए, क्योंकि देखो वो अपन लोगों ने डीके प्रोसेस पढ़े थे, है ना, वो अपन डीके प्रोसेस पढ़े थे, अल्फा डीके, बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके, गामा डीके, वो पढ़े थे। ये डीके नहीं हो रहा है, बात को ध्यान रखिएगा। दिस इज नॉट अ डीके प्रोसेस, ये डीके प्रोसेस नहीं है। ये तुम्हारे पास बॉम्बार्डिंग हो रही है, बॉम्बार्डिंग हो रही है पार्टिकल्स के द्वारा। किन के द्वारा? पार्टिकल। पार्टिकल में कौन कौन आ सकता है? अल्फा पार्टिकल आ सकता है, प्रोटॉन आ सकता है, न्यूट्रॉन आ सकता है, न्यूट्रॉन आ सकता है, फोटॉन आ सकता है। इतने सारे लोग आ सकते हैं। अभी इनके इतने सारे लोग जो नाम लिए मैंने उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये कौन है?
इनका इनको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल, इनको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल। और तुम्हारे पास क्या, और तुम्हारे पास बम्बार्डिंग पार्टिकल, और तुम्हारे पास क्या, और तुम्हारे पास जो है बम्बार्डिंग पार्टिकल। इसने कहा ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें इन्हें तो कुछ ज्यादा नहीं बोला जाता है, इन्हें अनदर न्यूक्लियस का नाम दे दिया है। इन्हें तुम्हारे पास जो है अनदर न्यूक्लियस का नाम दे दिया है, ठीक है। इन्हें कहा, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है तुम्हारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल। अब ये एलिमेंट्री पार्टिकल के फॉर्म में तुम्हारे पास जो भी आना होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो आ जाएगा। इन्होंने कहा कि इन्हें क्या बोला जाता है, इन्होंने कहा इन्हें बोला जाता है क्या, न्यूक्लियर एनर्जी। इन्हें बोला जाता है तुम्हारे पास क्या, न्यूक्लियर एनर्जी। इन्होंने कहा कि अच्छा, इन्होंने कहा इसको लिखने का प्रॉपर तरीका है। इन्होंने कहा अच्छा क्या तरीका है, इन्होंने कहा तरीका क्या है, इन्होंने कहा कि देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग, अगर इसको लिखना चाहें तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि कैपिटल ए, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे स्मॉल ए, फिर लिखेंगे स्मॉल बी, और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और कैपिटल बी लिख देंगे। इस तरीके से आप न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते हो। भाई ये क्या चीज़ है भाई, ये कैसे लिख दिया इन्होंने, ये हम आपको बताते हैं कैसे लिख दिया। देखो अब मैं यहाँ पे लिखूँ, ये लिखा तुम्हारे पास नाइट्रोजन, हमने लगाया ब्रैकेट, फिर हमने लिखा अल्फा, ठीक है, फिर हमने लगाया कॉमा, फिर हमने लिखा प्रोटॉन, फिर हमने ब्रैकेट बंद किया, फिर हमने लिखा ऑक्सीजन। बात समझे, ये कौन हुआ, टारगेट न्यूक्लियस, ये कौन हुआ, अनदर न्यूक्लियस, ये कौन हुआ, बॉम्बार्डिंग पार्टिकल, ये कौन हुआ, एलिमेंट्री पार्टिकल। इस तरीके से आपको रिएक्शन लिख के दे दी जाएगी, एंड देन यू नीड टू आइडेंटिफाई हु इज व्हाट। ठीक, अल्फा कौन है, ये बॉम्बार्डिंग पार्टिकल है या प्रोजेक्टाइल है। स्मॉल पी कौन है, मतलब जो कॉमा के बाद लिखा होगा वो कौन होगा, वो एलिमेंट्री पार्टिकल जो कि तुम्हारे पास निकल रहा होगा। और जो ब्रैकेट के राइट साइड पे लिखा होगा वो कौन होगा, वो अनदर न्यूक्लियस होगा। और जो ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे लिखा होगा वो कौन होगा, वो टारगेट न्यूक्लियस होगा। ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे एक बात है जो बताना चाहेंगे कि इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक, देयर इज अ कोलिजन बिटवीन, there is a collision between, there is a collision between target nucleus, there is a collision between target nucleus and target nucleus and bombarding particle, ठीक, and bombarding तुम्हारे पास पार्टिकल, या फिर तुम्हारे पास क्या, या फिर तुम्हारे पास प्रोजेक्टाइल। ठीक, तो ये तुम्हारे पास हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। इन्होंने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये है कि व्हाट इज दिस न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो तुम्हारे पास न्यूक्लियर एनर्जी आई है, जरा इसके बारे में रिलेट किया जाए। तो इन्होंने कहा कि एक्चुअल में, एक मिनट की जरा बैटरी ऑन करो। तो अब बात आई कि ये न्यूक्लियर एनर्जी का क्या चक्कर है। तो इन्होंने कहा कि एक्चुअल में ये कोई और नहीं है, ये क्यू वैल्यू या फिर तुम्हारे पास इससे आप न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ठीक सर, क्यू वैल्यू या फिर तुम्हारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी। इन्होंने कहा कि इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज डिफाइंड एज difference of difference of difference of sum of rest masses of rest masses of sum of rest masses of, ठीक है, reacting particles, ठीक, and and sum of rest masses of, and sum of rest masses of तुम्हारे पास प्रोडक्ट पार्टिकल्स। ठीक है, रिएक्टेंट पार्टिकल्स, रिएक्टेंट एंड तुम्हारे पास प्रोडक्ट पार्टिकल्स। ठीक, इन्होंने यहाँ पे लिखा, इन्होंने कहा कि ठीक है कैसे, मतलब इन्होंने कहा कुछ है, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास एम ए प्लस तुम्हारे पास एम बी माइनस एम सी प्लस तुम्हारे पास एम डी। ठीक, ये तुम्हारे पास डेल्टा एम है और क्यू की वैल्यू यही डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे निकालते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारे पास है, ये क्या होगी, ये तुम्हारे पास होगी न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक, अब इन्होंने कहा कि ये तो सही है,
अब ये बताइए कि ये जो पर्टिकुलर क्या नाम है एम ए और एम बी है, तो इन्होंने कहा कि दो बातें यहाँ पे, अगर एम ए प्लस एम बी का सम, ठीक है, ग्रेटर देन होता है तुम्हारे पास एम सी प्लस तुम्हारे पास एम डी का सम, ओके, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करा जाता है कि डेल्टा एम ग्रेटर देन जीरो है और क्यू ग्रेटर देन जीरो है। इसने कहा अगर क्यू ग्रेटर देन जीरो है तो हम लोग तो ये बचपन में पढ़े ही हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया भी था, ठीक है। और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं एक्सोअर्जिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोअर्जिक, ये नहीं कि स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है, स्पेलिंग नहीं गलत हो गई है, इसको तुम्हारे पास एक्सोथर्मिक भी बोलते हैं और इसको तुम्हारे पास एक्सोअर्जिक भी बोलते हैं। एक्सोअर्जिक वर्ड जो है वो तुम्हारे पास वैसे तो 11th-12th में इस्तेमाल होता नहीं है, ठीक है, हायर क्लासेस में इस्तेमाल होता है, लेकिन हो सकता है पूछ लें क्योंकि अब सिलेबस का तो कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं रहती है, ठीक। ये आ गया। फिर दूसरी बात देखिए, अगर तुम्हारे पास एम ए प्लस एम बी का सम तुम्हारे पास एम सी प्लस तुम्हारे पास एम डी से कम हो जाएगा तो डेल्टा एम लेस देन जीरो हो जाएगा, क्यू लेस देन जीरो हो जाएगा। ये पर्टिकुलर जो रिएक्शन है तुम्हारे पास ये कहलाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये तुम्हारे पास कहलाएगी क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब है कि एनर्जी ली गई है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनको भी बोलते हैं तुम्हारे पास एंडोअर्जिक रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं तुम्हारे पास, एंडोअर्जिक तुम्हारे पास रिएक्शन। उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस की, केस नंबर 1 पे, तो इन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारे पास एनर्जी निकलेगी, ठीक है, एनर्जी निकलेगी ये बात तो तय है, पर ये एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी, तो इन्होंने कहा यहाँ पे साफ साफ क्लियर बात, इन्होंने कहा कि द एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ kinetic energy in the form of kinetic energy of product particles, in the form of kinetic energy of हमारे पास क्या, प्रोडक्ट पार्टिकल्स, ठीक। इन्होंने कहा ठीक है। और इधर इधर क्या लगता है, इन्होंने कहा कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब होनी है, ठीक है। इसने कहा कि इन दिस दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी this much amount of energy will be absorbed, this much amount of energy will be will be absorbed in the kinetic energy of in the form of kinetic energy of bombarding particles, ठीक है। ये सब मैं चीजें इसलिए लिखवा रहा हूँ कि हो सकता है कि तुमसे एसर्शन रीजन में ये सब पूछ ले कि अगर डेल्टा एम ग्रेटर देन जीरो होता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को क्या रिप्रेजेंट करता है और क्या इसमें एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकलती है। तुम कहोगे हाँ, अगर डेल्टा एम लेस देन जीरो होता है तो क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को इन्वॉल्व करेगा, हाँ, तो क्या इसमें जो एनर्जी होगी जो एब्जॉर्ब हो रही है क्या वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉम्बार्डिंग पार्टिकल के फॉर्म में आएगी, हाँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे ये पूछ सकता है, ठीक है। अब इसने कहा कि न्यूक्लियर रिएक्शन तो हुई, पता लगा ये रही न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक, इसका रिप्रेजेंटेशन भी हुआ ये भी पता लगा, तो कुछ बातें बताइए न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में जिनसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि देखते हैं जरा, इन्होंने कहा कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक। मैंने कहा कि ठीक है भाई देखते हैं। तो बात यहाँ पे ये आई, तो सबसे पहली जो बात यहाँ पे आई देखने को कि भाई कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्या क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि पहला आ गया द टोटल मोमेंटम, इन्होंने कहा द टोटल हमारे पास मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स सभी लोग रिज्वाइन कर लीजिए, टाइम कंप्लीट हो रहा है, रिज्वाइन कर लीजिए सभी लोग।